So we are here, as you can see that the stage is called Bebak, and it is always very interesting to explore that what really does the word Bebak mean and what does it mean for all of us, and also specifically we are going to hear Mushtaba talk about it. Uh, Actually, सबसे बेबाक हरकत तो मैंने ये की है कि I've called it बेबाकियत. And the reason why, and when I shared this with Mushtaba, he said that there is no word like bebakiyat. But I think somewhere it is just stuck to me because I think somewhere it gives me that feel of doing something blasphemous or blunder or something like a namakul kind of feel. At the same time, it also gives me this kind of very strong, powerful feel like bulandiyan chuna. And I think both these type of emotions come to me when I think of Bebak, because sometimes Bebak is looked down upon and sometimes Bebak is seen as something which is out of the ordinary. And I think both the kind of feelings exist in the society. It is also something which I totally feel is age, class, religion, gender. It's agnostic to all of it. And therefore, it is even more intriguing to see as to what is this? Is this really a choice, or is this something where it's a mindset? And of course, there have been many authors who've delved into this kind of psychology very well, like Ismat Chugtai, Krishna Sobti, Manto, and they have handled it really well. But I think my first question to Mujtaba is that between calling it a choice or a mindset, do you have a specific answer to it, or is it something which is a very gray area? तो जैसे बेबाक लफ्ज़ है इसका, तो सबसे पहले तो आदाब। और इत्तेफाक से धूप ने हम लोगों की जो मुलाकात है उसमें एक खलल पैदा कर दिया है। चश्मे हैं सबकी निगाहों पर और वो भी काले। तो मैं बहुत देर से गौर कर रहा हूँ कि देख लूँ मैं किसी की निगाह, कोई तो शायद मुझे पसंद करता हो इनमें से। पर जो है वो मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। तो जैसे बेबाक लफ्ज़ है तो बेबाक ही तरीके से बातचीत करेंगे। हम लोग बहुत सारे कानून में, तरीक़ों में, सब में क़ैद रहते हैं सुबह से शाम तक, और उसमें से शायद 90% ज़िंदगी हम उन कानून और उन तरीक़ों के हिसाब से जीते हैं, शायद 10% अपने तरीक़े से जीते होंगे। तो ये सवाल बहुत खूबसूरत है। मनीष की ख़ासियत वैसे तो बताई थी, मनीष को मालूमात बहुत है इस सब चीज़ों के बारे में। लिटरेरी मालूमात मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं जो है वो एक आम तौर पे आम तरीक़े से बात करूँगा। वो जो राइटर्स थे जिनके नाम लिए हैं वो इंसान थे। जब हम उनकी कहानी को नहीं जाकर उनको एज अ इंसान जानेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या वो बेबाक थे या नहीं थे। अब इस्मत आपा के अगर बारे में बात करें तो उनकी कहानियों से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में बेबाकियत बहुत थी। बेबाकियत बिल्कुल ऐसा है जैसे बहुत बोरियत हो रही है। बोर, जैसे बोर को उन्होंने बोरियत लफ्ज़ बनाया हुआ है, तो बेबाकियत ऐसे हो गया। तो अगर हम उसको देखें तो बिल्कुल वैसे है वो। बेबाक असलियत में हमें होना है, हमारे रहने को होना है। मैं एक इंसान हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पर, और ये बात जानते हुए आपके सामने बैठकर आपको ये बता सकता हूँ, ये है बेबाक होना कि साहब मेरी गलती हो सकती है क्योंकि मैं इंसान हूँ। और इंसान अगर बेबाक नहीं होगा जब तक कि वो अपने आप को ये ना मानेगा कि मैं गलत हो सकता हूँ। और सही होने के लिए सबसे पहले जो दुनिया के तौर तरीक़े बताए हुए हैं कि ये सही है, तो अगर लोग उसमें घिरे रहते हैं तो बहुत ही कम लोग दिखते हैं हमें जिनके आपने नाम लिए उन जैसे। वो वही दिखाते हैं जो दुनिया की हकीकत होती है, पर वो लगता है ऐसा कि यार ये इन्होंने कह दिया, और सब लोग उससे रिलेट करते हैं। हाँ मैं भी देखता हूँ बट मुझ में हिम्मत नहीं है। तो एक तरह से आवाज़ भी जिसको इसकी इच्छा हो या जो इसकी आवाज़ निकाल सके उस पे बारे में, तो जी उसको भी आप बेबाक कहेंगे। हाँ, मतलब जैसे आवाज़ निकाल सके। परवीन शाकिर का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि मैं सच कहूँगी मगर फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। आवाज़ उठाना है उनको, अपनी हैसियत भी मालूम थी कि मैं औरत हूँ, मेरी उतनी ही ताकत है, मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि बेबाक होने में आपकी बात से अलाइन हो जाएं या आपके होने से आप जीत जाएं, आप कामयाबी की तरफ हो। बेबाक होने का मतलब है कि आप अपनी बात रख रहे हो, वो बात जो आम तौर पे दुनियावी एतबार से चीज़ें ढकी हुई हैं उसको साफ़ कर दिया है, साफ़ चादरें बिछा दी गई हैं, ऊपर नीचे धब्बे हैं और उसको ढका दिया। पर धब्बों के साथ भी खूबसूरती है। जो दुनिया है, जो हमारा रोज़ का काम है, वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत। तो क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ वो उसको नुमाया कर देते हैं।
तो लगता है कि वाह ये तो कुछ और हो गया, नहीं कहीं और नहीं हुआ है, वो इसी दुनिया की कहानी है, इसी दुनिया की बात है, इसी दुनिया की चीज़ें हैं, बस उसको उस आईना दिखाने की देर होती। So somehow I think characters जब हम उनको जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें आपकी एक बुक अभी जो आई है पांदान, तो उसमें भी आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो काफ़ी बेबाक तरह से आपने उसको पेश किया है। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बुक के बारे में भी दीजिए और उस कैरेक्टर स्केच भी हमें बताएं। वैसे तो आप लोग मुझे जानते होंगे नहीं, आप इन्होंने मुझे मोहब्बत में बिठा दिया है लाकर। अब वो कोई जान पहचान वाला इंसान होता तो आप लोगों को पता होता कौन है क्या है, तो माफ़ करिएगा। वैसे तो ना मैं किसी के दिल का नूर हूँ, ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ। मैं जो किसी के काम ना आ सके मैं वो मुश्ते ख़ुबार हूँ, ये एक मुस्तर खैराबादी का एक शेर है। तो फिर भी मुझे थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी किसी की मोहब्बत आपको ऐसी जगह पे बिठा देती है तो अपने बारे में बताना पड़ता है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, रामपुर यूपी में है, यहाँ से थोड़ी सी दूर पे। वहाँ चाकू मशहूर था पर थोड़ी तहजीब भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि तहजीब आर्काइव कर लूँ, और तहजीब औरतों के ज़रिए बांटी जाती है, ज़बान भी और तहजीब भी औरतें ही आगे बढ़ाती हैं। तो मैं अपनी कहानी में अपनी दादी परदादी के ज़माने की कहानियाँ लिखना मैंने बेहतर समझा, क्योंकि हमारी दादी अम्मी कहती थी कि तुम्हारे नाक कान से बातें चढ़ती हैं। तो हमने सोचा कि कहानियाँ ही लिखते हैं। तो मैं रामपुर से हूँ और एक बर्बाद ज़मींदार घराने से हूँ। तो हमारे पास और कुछ था नहीं, दीमक लगी हुई ज़्यादातर चीज़ें थीं और ज़्यादातर जंक लगे हुए थे। साल में 2-3 बार टेटनिस लगता था हमारे, क्योंकि हर हर संदूक में हर किसी चीज़ में जंक लगा हुआ था। तो घर वाले कहते थे घुसते क्यों और जगह पर। तो बेबाकियत या बेबाक होना ये है, आप अपनी हकीकत को सामने पेश कर दो। मैं अपने आप को साफ, आप मुझसे, मेरी मुलाकात ही क्या हो पाती है आपसे अगर मैं अपने बारे में सच नहीं बताता। तो हम बर्बाद हो गए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो हमारे बड़ों ने लोगों को, जैसे बाल जीवन घुट्टी होती है, एक नुमाइश में पहले चलता था जो पुराना, तो हमारे यहाँ जो है वो बाल जीवन लोरियाँ जो हैं वो बड़े बड़े ख़ानदानी किस्से सुनाए जाते थे, ताकि इनको ये रहे कि ये बड़े ख़ानदान के तो हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो अब जब मुझे लगा कहानी लिखना चाहिए, आपकी सियासत, आप सियासत तो रहती रहती है, बोलते रहो कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जब कोई अफसोस की बात आए ये लिख दो या बोल दो। पर असलियत में तो ये है कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, क्या आप उसको बिल्कुल सच तरीके से कहानी लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने अपनी दादी अम्मी, परदादी अम्मी, इन लोगों के दौर की कहानियाँ लिखी, क्योंकि पैसा तो मर्दों ने कमाया था, वो ख़त्म हो गया था। तहजीब इन्होंने भेजी थी, वो मैं आपके सामने लेकर बैठा हुआ हूँ थोड़ी बहुत, वो औरतों की वजह थी। तो तहजीब जो है वो मुमताज़ बेगम एक कैरेक्टर है मेरे पानदान का। पानदान आप सब लोगों को मालूम है, थोड़े बहुतों को मालूम है। तो पानदान एक बॉक्स होता है, उसमें पान का सामान रखा जाता है, और पान उसमें नहीं होता है, पान एक बराबर में दूसरी टोकरी होती है उसमें होता है। पानदान में छालियाँ होती हैं, तंबाकू होती है, और ख़ास तौर से उसके बॉक्सेस के कंपार्टमेंट्स के नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें औरतों के राज होते हैं, उसमें ख़त होते हैं, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी के पास नहीं होती, उन्हीं के पास होती हैं। पैसे भी होते हैं और छालियाँ कटी हुई होती हैं, उसमें वो अपनी ईयरिंग्स रख देती हैं ताकि कोई चुरा ना ले। तो उसमें अक्सर छालियों में जो छाली होती है छोटी छोटी, उसमें ईयरिंग्स होते हैं, चेन होती है, ये सारी चीज़ें वो उसमें रखती हैं। तो एक मुमताज़ बेगम है और वो बर्बाद ज़मींदार घराने की एक औरत हैं, और अब मर्द तो चले गए, क्योंकि शादियां भी थोड़े अच्छे गैप से हुआ करती थी, 20 साल 18 साल। तो उसमें जो है वो मर्द तो अपनी जिम्मेदारियां अदा करके चले जाते हैं, औरत जवान। हमें अक्सर अपनी दादियां पर वो बुढ़ियाँ नानियां बहुत दिखती थी, तो हम पूछते थे भाई ऐसा क्या है कि ये जो है इनके मर्द कहाँ हैं। तो पता चलता था कि वो तो 20 साल पहले चले गए, उनसे 25 साल बड़े थे, 22 साल बड़े थे। तो इसी वजह, इस पे एक मुमताज़ बेगम की एक कहानी हमने लिखी है, जिसमें उनका पानदान होता है। और पानदान सिर्फ पानदान नहीं होता है, घर चलाने वाली औरत के लिए बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि निर्मला सीतारमन जी के लिए रेड ब्रीफकेस। बिल्कुल उससे बड़ी, उससे थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ही कुछ होता है। मेरी परदादी का पान है, दान है, ये वो, खैर।
तो उस पानदान से वो पूरी सियासत चलाती हैं। पानदान उनके या तो पलंग के या कुर्सी के या किसी के भी बराबर में एक छोटी सी मेज़ होती है, उस पर रखा होता है। जिसको भी जाना है आखिर में वो पान खा के जाएगा, तो सारी सियासत की बातें भी वो करता हुआ जाएगा दादी के पास से। तो पानदान का एक ये भी मेटाफर है। तो मुमताज़ बेगम जो है वो घर चला रही हैं किस तरीके से, उनके घर पहली बार उनका एक नवासा आता है और वो उस पानदान से छेड़छाड़ कर देता है और पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। तो तीसरी पीढ़ी और नानी कैसे उस सब चीज़ों को बचाती हैं और किस तरीके से उसे आगे लेकर जाती हैं। वैसे आप लोग मुझे जानते नहीं थे, अब मेरी किताब के बारे में जान लिया। मैं अपनी किताब का थोड़ा शो ऑफ कर दूं कि पहली किताब लिखी है मैंने 2025 की। इंडिया टुडे मैगजीन ने हिंदी की 9th प्लेस पे उस किताब को रखा है। और वो इसलिए रखा है शायद क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल साफ तौर पे दादी नानी इन लोगों के इमोशंस को साफ तौर पे लिखा। अगर आप औरत के इमोशन से लिखते हो तो आपके लिए फ़ायदा ये हो जाता है कि मर्द वाला तो जाएगा नहीं कभी भी, पेट्रियार्की तो भरी हुई है। औरत वाला आपके ऐड हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे और ज़्यादा। तो ये एक चीज़ रही और वो किताब। So I'm sure now you are tempted to read this because आप कहानियाँ तो बहुत अच्छी सुनाते हैं, किस्से भी बहुत या अच्छे मैं बात सुनाते कर हैं। रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। So अब हम दूसरी तरफ चलते हैं. So I think in prose, poetry, everywhere, this expression has been very beautifully delivered. And of course, there is the progressive writers movement, which aided it, which sort of made it more out in the society. Other than that, of course, there was the Safdar Hashmi theatre, which looked at it from the political angle. So it is something which again transcends political, social, and various other spheres. But let's first talk about some films. So, and these films come to me, and they were typically called the Muslim socials, but they sort of raised some really interesting ideas and sometimes very ahead of their times. And two specific ones I can think of is one is Bazaar and one is Dastak. So Dastak was a very beautiful movie which actually sort of questioned as to how singers are looked down upon in the society and what is this kind of a stigma that is attached in spite of the fact that it is the most beautiful art form. And Bazaar obviously talked about the trading that happens in the women in the various parts of India still and even beyond. So इस तरह की फिल्में बनाने से एक तो होता है कि आप एक अलग पोजीशन लेते हैं, पर इसका असर क्या होता है और इसका असर कितना बढ़ाया जा सकता है या कितना महत्वपूर्ण है इसका असर, इस पे आप अगर कुछ बताना चाहें हमको। जी देखिए, जैसे सच बात वैसे मैंने आपको बताई कि मैंने जो है वो किताब लिखी अपने लिए। मैंने अपने लिए लिखी कि मुझे अपनी दादी इन लोगों के वक्त की कहानी लिख के एक आर्काइव करना है, फिक्शनल डॉट। अब जो भी चीज़ जो बनाता है वो अगर अपने लिए बनाकर और अपने आप को उसे देखना है उसमें बनाए तो सबसे पहली चीज़ हो गई बेबाक होना। अब आप अगर इसी चीज़ से करेंगे कि मैं बना रहा हूँ और दूसरों का इससे जहन बदले, वो मुझे लगता है वो इम्प्रेशन ही अलग तरीके से आता है। ये आपके हाथ में नहीं है कि कोई चीज़ क्या दूसरे के जहन पर असर डाले, और आवाम के अजहान पर असर बिल्कुल फिल्में डालती हैं। इसका तो हम नुमायाँ बिल्कुल सामने से दिख रहा है, फ़िलहाल पूरी तरीके से होता है। तो और उसको भी, लेकिन अभी जितनी भी होती हैं उसको भी उसमें मसाले होते हैं, उसमें गाने होते हैं, उसमें सारी चीज़ें मिलाकर करी जाती हैं। अगर फिल्मों की बात की जाए, कुछ ही लोग हैं जिनको इन फिल्मों के बारे में पता होगा या नाम पता होगा, तो ये पॉपुलर नहीं हो पाती पॉपुलर नहीं हो पाती हैं। तो अब क्यों? क्योंकि वो एक आइडिया है, वो एक बात कहना थी, एक चीज़ को आर्काइव करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पर इससे अगर ये कहें कि दुनिया बदल जाएगी तो वो तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे कोई हाँ, असर पड़ तो जाएगा। आपने ये पॉइंट सही कहा कि ये ज़्यादातर इंटेलिजेंशिया में रह जाती है, जबकि इसका जो प्रचार होना चाहिए वो कॉमन मासेस में कॉमन होना मासेस चाहिए। में होना तो चाहिए। उसके लिए किस तरह की प्रैक्टिस ज़्यादा फ़ायदा देखिए, जो रखेगी? आम तौर की चीज़ें हैं, जो हर वक्त की चीज़ें हैं, बहुत साफ तौर पे बातें होना चाहिए। बहुत बहुत हमने बहुत बहुत बनावटी बना दी हैं चीज़ें, वो तोड़ना चाहिए। लोग थर्ड वॉल फोर्थ वॉल की बात करते हैं, हमने अपने अंदर वॉल बहुत बना ली हैं। सारी चीज़ों के एक तरीक़े बना लिए हैं, और वो तरीक़े इंसानों के हैं, कोई आसमान से उतरे हुए तरीक़े नहीं हैं। वो सारे तरीक़े टूट सकते हैं। मैं अपने आप को खुदा बनाकर बैठ जाऊँ इस टाइम पे, तो मुझे 15-20 मिनट का स्टेज मिला हुआ है, आप लोग सुनेंगे ही। पर मेरी क्या हैसियत है? कोई भी हैसियत नहीं है। अब जब जब वहाँ से शुरू होगा ना, तब लोग कनेक्ट करेंगे। हम इमोशंस, जज्बात पर तो बात ही नहीं करते हैं। आप देखिए ना, नेगेटिव जज्बात हो वो चलता है, राइट। जज्बात है ना वो इमोशंस है, वहाँ पर चलेगा। नेगेटिव होगा, आप उसे कितना क्रिटिसाइज कर लो,
वो सब वो अलग अलग बात हो गई। और उसमें सारे इमोशंस भी होंगे। वो बुरा इंसान प्यार जरूर कर रहा होगा, चाहे वो बड़ी बुराई कर रहा हो, या एक अच्छा इंसान कुछ बुरा कर रहा होगा, वो दोनों चीजें साथ में चलेंगी। तो हमें सबसे पहले तो वो चीज से ब्रेक करना होगा। ये जो सिस्टम ये सारी चीजें बना ली है ना, बेबाक होने का क्या मतलब? बेबाक होने का मतलब ये बेबाक होने का है कि बेटा अपनी माँ से संभाल के कह सके कि मुझे ये नहीं करना है। बेबाक होने का है कि शौहर दिन भर मियाँ बीवी, यहाँ भी बहुत सारे लोग आए होंगे, हो सकता है अपने दिल की बात नहीं करी हो अपने घर में भी। बेबाक होना वहां से है। Yes. And बेबाक also somehow I feel it's also being ahead of times. ज़्यादातर वो ही लोगों का नाम मुझे आता है जो समय से पहले कुछ करते हैं क्योंकि then they stand out even more. So जी is that also a thought? Because like again giving a film reference like या actresses like Rehana Sultana जी who did Chetna which was a very out of bound and a very ahead of times film or even Praveen Babi for that matter. Now these are all who became slightly unpopular because of the way they projected themselves. जी So is it also a lot to do with somebody who's ahead of times, or can there be somebody who's really the only one who's speaking it out, like you said earlier? अब जैसे अहेड ऑफ टाइम होगा तो भी जो आपकी बात है कि कनेक्ट नहीं बन पाएगा। अगर अहेड ऑफ टाइम है तो भी आवाम के साथ कनेक्ट नहीं बन पाएगा। तो भी आप अपना एक मतलब मैं उनकी आज हम बात कर रहे हैं ना, उस वक्त पे किस किस तरीके से बात हो रही होगी वो अलग बात है ना। तब आप अपनी एक जगह बना रहे हैं, पर अगर आप ये कहते हैं कि इससे आवाम में या मास में या लोगों में उसका असर पड़े, अजान, तो वो नहीं पड़ेगा। अहेड कर दिया तो आप है ही नहीं उसके साथ। हमें वही करना पड़ेगा जो साथ में होना चाहिए। आप अपनी अपनी पर्सनालिटी बना सकते हैं, मुश्तबा अपनी बना सकते हैं, अपने लिए लिख सकते हैं, अपने लिए ही बोल सकते हैं। आगे का लिखना, आगे का बताना भी ज़रूरी है, पर हमारी जो तमाम हर वक्त ज़िंदगी चलती है, मेरी इस वक्त मैं जो बैठा हूँ, दो पर्सनालिटी आपके सामने बैठी हुई हैं। एक है ये ज़ाहिर, जिसके धूप आ रही है आंखों पे, कभी कभी वो ऐसे हाथ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। एक अंदर वो है बातिन, जो है हिडन, इनर सेल्फ। वो जो है वो कह रहा है कि अब कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं, कितने लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, तुम अच्छे से बात कर लो। ये दो चीज़ें हैं। जिन लोगों ने भी इन दोनों चीज़ों को ज़्यादातर एक करने की कोशिश की, वो बेबाक होकर ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, बुराई या अच्छाई दोनों में। Right. So true. जो बुरे भी हैं हम उन्हें बुरा कह सकते हैं, पर उनका नाम रहेगा। उन्होंने बुराई की, उन्होंने कहा मुझे इन्हें सबको ख़त्म करना है। अब उन्होंने की नहीं बेवकूफ़ी की बात। उनके जो साथ वाले हैं वो साथ आ जाएंगे, जो उनके अगेंस्ट है वो अगेंस्ट चले जाएंगे। सारा वक्त ही ख़त्म हो गया। हम इतनी बनावटी बातें करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, दूसरा इंसान समझते ही नहीं कहना क्या चाहते हो। Right. तो वही लोग, गांधी जी थे, उन्होंने कहा भाई मुझे ऐसे ऐसे करना है। गांधी जी का आप देखिए आज तक चल रहा है। तो सामने और पीछे एक सही रहा। Bilkul. So poets have done it really well, and like I said earlier, across all kind of genres, whether it is politics, whether it is love, life. So आपसे कुछ थोड़े शेर और नज़्म सुनते हैं, and please also translate it for us, which but also I would be keen if you also show a male point of view on it. जैसे कि हरिवंश राय बच्चन है या फिर कैफी आज़मी है जिनकी जो नज़्म है औरत, which is almost called the emblem, like it's like an album which is called that it almost defines what a woman's life should be out of the domestic what is the word for it, the regular domestic रेगुलर है, work, yeah. हाँ। So please if you can share some nazm or share. हाँ, एक तो ये भी बड़ी मतलब मैं उसी में कर रहा हूँ कि जो औरतें घर में काम कर रही हैं, इत्तेफाक से औरत को हीरो हीरो बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है। उसकी आम कहानी जो है वो पोस्टमैन मर्द हो जाता है, डॉक्टर भी मर्द हो जाता है, सब लोग मर्द हो जाते हैं। एक आम उसको बनना पड़ेगा सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, तब जाकर उसकी कहानी आएगी। एक आम औरत की कहानी क्यों नहीं आएगी जो घर चलाती है, अलग अलग तरीकों से चलाती है। हो सकता है दो के उसके ऐसे अपाहिज मफलूज बच्चे हैं जिनको वो पूरी तरीके से चला, नॉर्मल बच्चे भी नहीं है, उसकी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है उस तरीके से भी। तो हम एक तो सबसे पहली चीज़ कि हमें औरत को ये समझना चाहिए कि वो जो घर में कर रहे हैं वो भी एक हीरो हैं। उनके बहुत बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से वो हैं। आज 50-60 सालों में दुनिया बदली है, तो हम इतना माशाल्लाह से औरतें हमें ज़्यादा दिख रही हैं इस महफिल में। वो दुनिया बदली है।
क्योंकि उन्होंने वहाँ तक किया, तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो जिस तरीके इतनी नॉर्मल, इतनी परेशानियों में, हर तरफ से परेशानियाँ, उसके बावजूद करके आ जाना वो अपने आप में है। 14 साल की उम्र में शादियां हो जाती थीं, पूरे पूरे घर चलाती। 30 साल की उम्र में उनकी बेटी की शादी हो रही होती थी। उनकी कहानी आना चाहिए। मुमताज़ बेगम उनकी कहानी है, उनकी कहानी क्यों नहीं आना चाहिए? उनकी कहानी बिल्कुल आना चाहिए। पूरे पूरे मोहल्ले चला रही हैं। तो हमें कुछ और हो जाने के लिए वो करना हो, वो मुझे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि मुझे जो याद रहता है मैं वो सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे बातें करना अच्छी लगती हैं। तो मैं कुछ लेकर नहीं आया हूँ ऐसे बहुत ढेर सारी पढ़ने के लिए। पोइट्री पढ़ दूंगा बहुत अच्छे से मैं, तो लिखता नहीं हूँ मैं पोइट्री, क्योंकि मुझसे लिखना आती नहीं है। मेरा ये पूरा सफ़र 4-5 साल का है, और मेरा सफ़र है अपने ज़ाहिर और बातिन को एक करने का। मेरा सफ़र पोएट या राइटर बनने का नहीं है। तो एक अहमद फराज की नज़्म है, खुली नज़्म है, वो उन्होंने, वो किस पीओवी से, या उन्होंने उसने कहा लिखा है। उसने कहा, सुन, अहद निभाने की खातिर मताना, अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ दरिया दरिया प्यास बुझाओ, जिन आँखों में डूबो, जिस दिल में उतरो, मेरी तलब आवाज़ ना देगी। लेकिन जब मेरी चाहत की लौ इतनी तेज़ और इतनी ऊंची हो जाए, जब दिल रो दे तब लौट आना। एक ऐसे ही खैर मैं परवीन शाकिर, बहुत बड़ी शायरा तो नहीं थी, पर बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। मैं कहूँगी, मैं आऊँगी, मैं जाऊँगी, इस पीओवी से पहली बार लिखा था किसी औरत ने। ऐसा कभी लिखा ही नहीं गया था। तो उनका एक शेर है, खैर एक ही शेर गज़ल का है, मतला। मतला कहते हैं जो शेर का, गज़ल का पहला शेर होता है, और उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी दोनों लाइन में रदीफ़ और काफ़िया दोनों डिफ़ाइन कर देता है कि किस पे करा जाएगा। जो पोइट्री लिखते हैं वो समझ सकते हैं शायद इस बात को। तो उन्होंने कहा, बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना। बाद बाँ कहते हैं सेल को, जो बोट का सेल होता है। कह रहे हैं, बाद बाँ खुलने से पहले का इशारा देखना। मैं समंदर देखती हूँ, तुम किनारा देखना। औरत ही कह सकती है, मैं परेशानियाँ देखूंगी, तुम राहत देखो। तो ये एक मजबूर था मैं कहने के लिए। अब मैं और एक मर्दों का ही एक और वो सुना, फैज़ अहमद फैज़ की एक शेर है कि हम पर, हाँ एक गज़ल है, हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं ये इकराम ही तो है। हमारे ऊपर तुम्हारी चाहत का जो है वो इल्ज़ाम है, दुश्नाम कोई बुराई तो नहीं है, ये इकराम है, एक रिवॉर्ड है। करते हैं जिस पे तान, कोई जुर्म तो नहीं। ये जिस बात पे टॉन्ट कस रहे हैं कोई जुर्म नहीं है। करते हैं जिस पे तान, कोई जुर्म तो नहीं, शौक़ फ़ुज़ूल उल्फ़त नाकाम ही तो है। हमारा एक फ़ुज़ूल का शौक़ है और एक बेवजह की अफेक्शन है, पर आप हमारे ऊपर टॉन्ट कसते रहिए, हम इससे सेटिस्फाइड हैं। करते हैं जिस पे तान, कोई जुर्म तो नहीं, शौक़ फ़ुज़ूल उल्फ़त नाकाम ही तो है। दिल मुद्दई के हरफ़ मलामत से शाद है। हरफ़ मलामत मतलब गालियाँ भरे जितने भी अल्फाज और लफ्ज़ हैं उससे खिला हुआ है। दिल मुद्दई के हरफ़ मलामत से शाद है, ए जाने जां ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। हर लेटर, हर अक्षर तेरा नाम है मेरे लिए। अब ये बात आप किसी भी चीज़ के लिए कह सकते हैं, लवर के लिए भी कह सकते हैं, आप अपने किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए भी कह सकते हैं। क्योंकि हम अगर कुछ लीक से हट के करना चाहते हैं तो हम पे घर से ही शुरू हो जाता है बुरा कहना। तो उसके लिए ये शेर बड़ा अच्छा है कि दिल मुद्दई के हरफ़ मलामत से शाद है, ए जाने जां ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये इसी गज़ल का शेर है, पर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। आप कोई एक शेर ले लें तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस गज़ल का है। दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्त आसमान के हाथ में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अय्याम ही तो है। आसमान के हाथ में तकदीर नहीं है, आसमान के हाथ में वक्त घुमाना है। और सच बात यह है कि तकदीर अच्छी हो या बुरी हो, वक्त घूम जाएगा दोनों में। तो खुशी के साथ भी ज़्यादा पकड़ कर बैठने का नहीं है और गम के साथ भी। दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अय्याम ही तो है। मैं बिलीवर भी हूँ, रोज़ा भी रखा हुआ हूँ, सब कुछ है। उसके बावजूद मैं ये नहीं मानना चाहता हूँ कि अल्लाह के हाथ में मेरी तकदीर है। ये सब होने के बावजूद भी उसके हाथ में ये सिस्टम है, पर बनाऊंगा मैं तकदीर, मेरे अमल से होगा। मैं आपसे बदतमीज़ी से बात करूंगा, मुझे जवाब में बदतमीज़ी मिलेगी।
तो दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अय्याम ही तो है। और कुछ सुनाना चाहेंगे? एक आखिरी है वो, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, बर्बाद लोगों में, और खजाने भी जो है वो बर्बादों में मिलते हैं। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। मेहदी हसन साहब ने गाई है। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। चश्मा 1 मिनट उतार लीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ। तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। अब ना वो मैं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। अब ना मैं हूं वो, ना वो तुम हो, ना ही वो पास्ट है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि डिजायर्स के इल्यूजन में कोई दो लोग मिल रहे हैं। अब ना वो मैं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। एंड में मैं आपसे एक और, जब मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक और कॉन्सेप्ट मिला रेख्ती का. And this is Rekhti is something which was in the 18th century, started in Awadh, and it actually talks about the comfort that the women had with each other. And it is in a way it has undertones of lesbian love as well. And I think it is just so beautiful that in the 18th century we were so open about it. And then somewhere in the 19th century, when the Islamic rule came, it was obviously suppressed. And there is a special line of Rekhti poetry which used to exist, and I think certain parts of it are still seen. But it'll be nice to hear your point of view on this, as to how you look at it as both as a form and expression. Yes. वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे खुशनसीबी की बात हमारे साथ ये है कि हमारा कोई उस्ताद नहीं है, तो हम अपने आप को ही गलत कह सकते हैं। हमने एक छोटा सा सब्र से नाम का पेज बनाया, उसके ज़रिए ही हमारी अपनी पूरा स्कूल चला और हम यहाँ तक बैठे। तो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, सब सीख ही रहे हैं। तो ये दक्कन में शुरू हुई थी, अवध से शुरू नहीं हुई थी, ये दक्कन में हुई थी। 17th सेंचुरी में थोड़ा लिखना शुरू हुआ था, यहाँ आकर इसको ज़रा फॉर्म मिला लेट 17th 18th सेंचुरी में आकर अवध में। मैंने भी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है इसके बारे में, पर इसके शेर ऐसे हैं कि उन्होंने ना उसी वक्त के ज़माने की बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हुआ ये कि ये आए और बहुत सारे, इंशाअल्लाह ख़ां इंशा एक शेर थे, वो शायर थे, मोहसिन ख़ां अनखा एक शायर थे, इन लोगों ने इसको लिखा। सारे मर्द लिखते थे और ये औरत के डिज़ायर्स, उनकी फैंटेसी, उन्होंने क्या किया, वो किस चीज़ को किस तरीके से गौर कर रहे हैं, उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको लिखा। अब औरतें क्यों नहीं लिखती? औरतें तो शायरी, बहुत ज़माने तक शायरी ही करना उनके लिए गुनाह था। तो बहुत सारी औरतों ने शायरी जो है वो अलग अलग पेन नेम में लिखी। मख्फी थी उनमें एक, बहादुर शाह जफ़र की बेटी सुना ने, औरंगज़ेब की, तो वो उनका मेहरुन्निसा नाम था। तो उनका बहुत वक्त बाद पता चला कि वो शायरा थी। तो वो था, तो वो वाली शायरी तो कर ही नहीं सकती थी। अब ये होता है कि रेख्ती, एक टाइम बाद ऐसा लोग कहने लगे कि रेख्ती जो है फेमिनिन साइड है रेख्ता की। पहले रेख्ता ज़बान हुआ करती थी, ये 18th सेंचुरी में एक शायर ने इसको नाम दिया रेख्ती, कि भाई रेख्ता जो है ये ज़बान है, इसे मर्दाना कहेंगे, जो रेख्ती है उसे जनाना कहेंगे। पर असलियत में वो ऐसा नहीं था। एक वक्त के बाद आकर ये दोनों ही लेट 18th सेंचुरी में आकर उर्दू बन गए और ये उर्दू हो गया। तो गज़ल जो थी वो लव के बारे में ज़्यादातर लिखी जाती है, और गज़ल का मतलब भी होता है कॉन्वर्सेशन विद द बिलविड। ये भी गज़ल के फॉर्म में लिखी जाती है, पर इसमें जो बात है वो डिज़ायर्स के बारे में बात है। इसकी कॉन्वर्सेशन गज़ल के तरीके, जैसे अभी जितनी भी मैंने भी गज़ल पढ़ी थी उसमें एक महबूब आशिक, इन लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो सकती है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि आशिक एक
औरत और मर्द के ही बीच में या दो औरतों के या मर्दों के, उसके अलावा भी है। जैसे मैंने फैज़ अहमद फैज़ वाली जो गज़ल पढ़ी थी वो जेल में लिखी थी उन्होंने और मुल्क के लिए लिखी थी। अब वो कोई करेगा कि हम पर तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, वो है लेकिन मुल्क के लिए, वो उसके लिए नहीं है किसी औरत के लिए या मर्द के लिए। तो रेख्ती का ये साइड था और रेख्ती बहुत ही खूबसूरत पोइट्री थी। उसने बहुत ही नीश अपना एक, जब वो ऐसे थोड़ा सा सप्रेस हो रही थी, लेकिन उसने बहुत ही नीश, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसने उस टाइम पे अपना रीडरशिप पकड़ लिया था। हैरम्स में उसका रीडरशिप बहुत था, जितने भी हैरम्स थे उसमें। मुझे मुझे मैं नहीं, जो आता तो मैं बिल्कुल बता, तो मुझे आता नहीं है। और वो मुझे खुद ही, आप समझ के पढ़ते हैं, मतलब जो शायरी होती है वो बात की जाती है। जब मेरी बात नहीं हो पाई है उससे, तो मैं आपसे नहीं कर पाऊंगा उसके ज़रिए बात। तो हाँ हाँ, आप खुद, जी जी जी, आप बिल्कुल पढ़िए। तो ये है रेख्ती। और रेख्ती जो है वो बहुत बहुत बड़ा काम है और अभी भी दोबारा से लोग उसको पढ़ रहे हैं और दोबारा से थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र हुआ है। तो औरत औरत और औरत मर्द, इस पे ज़्यादा एक्सप्लोर किया है उसमें। So we can go on talking about this, but I think it gives us really immense pleasure that we are able to take this word bebak and interpret it in so many ways. And therefore, it's always very important for this stage to hold one conversation around it so that we actually understand where it stems from and how do we therefore interpret it. And the next one that you will see actually will show you another way of seeing bebak world. And thank you so much. Thank you so much for this.